हेलो फ्रेंड्स, हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फॉर द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप सबको याद है, मैंने काफ़ी टाइम पहले जब आपके साथ ये एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो सी इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज हैं, चाहे वो आरटीपी के हैं, एमटीपी के हैं, या फिर जो सी इंस्टीट्यूट ने अपनी बुकलेट इशू करी है उसके एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ का स्टैंडर्ड लेवल बहुत अच्छा है और इस वजह से मैं इनको एमसीक्यूज़ को बोलता हूँ माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस। हालांकि आप लोग एमसीक्यूज़ का मतलब समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉपर माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये उन सभी एमसीक्यूज़ से बहुत अलग हैं जो आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखे होंगे, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो कहने के लिए एमसीक्यूज़ होते हैं, दे आर वेरी इजी एमसीक्यूज़। और स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर एक परसेप्शन है उन एमसीक्यूज़ को देख के कि एग्ज़ाम के अंदर भी इसी प्रकार के एमसीक्यूज़ आते होंगे। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, विदाउट नेमिंग एनीबडी, दे आर फ्लोटिंग एमसीक्यूज़ into the social media like anything, but all those MCQs are not up to the mark। और जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो आपके एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है और जैसे आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो सभी एमसीक्यूज़ जो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, फोकस मोर ऑन अ क्वालिटी एंड क्वालिटी एमसीक्यूज़ करें, अच्छे एमसीक्यूज़ करें, यू विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट। दिस इज़ अ बिग बिग प्रॉमिस। तो उसी सीरीज़ में हम लोग ये बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और अब हम लोगों ने यहाँ पे जो एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं वो है टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन के। आप देखिएगा कितने अच्छे स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज़ इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारे पास अब जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो पहला एमसीक्यू है वो है, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर कहता है, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। तो एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एसएलएम बेसिस पे। आप सबको ये बात अच्छे से याद है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तरीके हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। एक है डब्ल्यूडीवी मेथड और दूसरा है एसएलएम मेथड। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए ऑप्शन है कि वो डब्ल्यूडीवी फॉलो करना चाहे या एसएलएम फॉलो करना चाहे, ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर। अगर एसएलएम मेथड फॉलो किया जाता है तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो कुछ अलग रेट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग रूल नंबर 5 के रूल्स रेट्स को यूज़ करते हैं। वो तब यूज़ होता है जब कोई कंपनी डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रही हो। लेकिन अगर एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा है तो रूल नंबर 5 के जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। एसएलएम मेथड अलाउ किया गया है या ऑप्शन दिया गया है सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी कंपनीज को जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल इसका आता है एनटीपीसी, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में है तो उनके पास ये ऑप्शन एसएलएम बेसिस वाला नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में उसने ये कहा, एग्जामिनर हमें ये बताता है कि साहब जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और वो ऑप्ट कर चुकी है कि वो कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी ऑन एसएलएम बेसिस। तो एसएलएम बेसिस ऑप्ट किया जा चुका है फॉर ईच एसेट सेपरेटली। और इस कंपनी ने अपना एक मशीनरी को बेचा है 1,20,000 रुपीज़ का। ये जो मशीनरी है 1,20,000 का जिसको बेचा गया है, उसका डब्ल्यूडीवी आपको गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज 1,35,000। दैट मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू थी, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू थी, वो थी 1,35,000 और उसको बेचा गया है 1,20,000 का। नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग सेक्शन 50 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अप्लाई करते और यहाँ पे 15,000 रुपये का शॉर्ट टर्म लॉस आ जाता है नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कंपनी एसएलएम बेसिस ऑफ मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन का,
इस वजह से यहाँ पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग कैलकुलेट करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। तो अगर तो लॉस आ रहा है, जैसे हमारे सिचुएशन में लॉस आ रहा है, तो दैट लॉस विल बी कॉल्ड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा उसकी भी एक लिमिट है। जितना पास्ट ईयर्स में, प्रीसीडिंग ईयर्स में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उन सभी डेप्रिसिएशन के एग्रीगेट अमाउंट को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। और अगर एग्रीगेट डेप्रिसिएशन से ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ है तो दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज व्हाट वी कॉल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, सेक्शन नंबर 50A। तो यहां पे क्योंकि यहां पे लॉस की बात हो रही है, तो लॉस हो कितने का है, लॉस दिया हुआ है 120 और 135 का डिफरेंस, दैट इज 15,000। दैट 15,000 का लॉस विल बी नोन एज TD, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आंसर हमारा होगा अ लॉस इज कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और उसका सेक्शन है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। तो आंसर हमारा इसमें आएगा A, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसने कोई एक एसेट 2017-2018 में साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज किया था 2,75,000 का, और उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते हुए उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम किया गया सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स उस अमाउंट का 2,75,000 का 100% पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पे 3 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट द साइंटिफिक रिसर्च शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी होगी, तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया होगा। उसके बाद एग्जामिनर कहता है द एसेट वॉज ब्रॉट टू बिजनेस यूज बाय मिस्टर एक्स in the current assessment year 23-24 after the research was completed। रिसर्च कंप्लीट हो गई, जो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ था पिछले सालों में, अच्छी बात। उसके बाद रिसर्च कंप्लीट हो गई, और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि आप उस एसेट को बेच दो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उस एसेट को किसी दूसरे बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर एसेट को किसी दूसरे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आना चाहिए जो कि एग्जामिनर ने पूछा भी है, व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ द एसेट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 43। यहाँ पे अब हमारे पास आता है सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। तो जो सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो हमारा कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का सेक्शन है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा था और अब आप उसको अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड टू बी 0। वाई 0? इस वजह से 0 क्योंकि आपने उसकी कॉस्ट को ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था जब साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो गई थी विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। अब क्योंकि आप उसका कॉस्ट ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, द कॉस्ट बिकम्स 0 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड जब ब्लॉक के अंदर आप उसे शो करेंगे तो ब्लॉक के अंदर आप उसका कॉस्ट 0 ही दिखाएंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85, तो हमारे पास यहाँ पे जो आया आंसर दैट इज ए, द कॉस्ट इज 0। क्वेश्चन नंबर 85, मिस्टर एक्स इज अ रिटेलर एक्वायर्ड अ फर्नीचर। एक्स नाम का व्यक्ति है, रिटेलर है, फर्नीचर परचेज कर रहा है 10 मई 2022। इस साल उसने फर्नीचर परचेज करा है फॉर 10,000 रुपीज इन कैश। 15th May 2022, 15,000 rupees by a bearer check and 20,000 rupees by an account pay check respectively. Depreciation allowable for the current year would be, मेरे बेटा आपको याद होना चाहिए आज से लगभग 4 साल पहले का एक अमेंडमेंट है, 5 साल पहले का अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 से रिलेटेड है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था अमेंडमेंट, और ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर करा है
और उस एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर आपने पेमेंट करी है कैश में या अगर आपने पेमेंट करी है बाय बीरेड चेक, और अगर ये पेमेंट्स, कैश की पेमेंट, बीरेड चेक की पेमेंट, अगर आपकी ये पेमेंट हो रही है एक्सीडिंग 10,000 से ज़्यादा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी जो सेक्शन 43(1) है वहाँ पे ये कहा गया कि कॉस्ट विल बी टेकन टू बी ज़ीरो। मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में बताया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बीरेड चेक, अ क्रॉस चेक एंड एन अकाउंट पे चेक। तीनों का बहुत डिटेल में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। सो यहाँ पे कैश 10,000 से ज़्यादा, बीरेड चेक 10,000 से ज़्यादा अगर हुआ तो उसे डिस अलाउ कर दिया जाएगा और कॉस्ट ज़ीरो मान लिया जाएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है 10,000 पे कैश में है, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 10,000 है, एग्जैक्ट 10,000 है। इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप डेप्रिसिएशन डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है 15,000 पे बीरेड चेक से है और 20,000 पे अकाउंट पे चेक से है। अब क्योंकि ये 15,000 पे बीरेड चेक से है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो 20,000 पे अकाउंट पे चेक से है, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। सो डेप्रिसिएशन किस किस अमाउंट के ऊपर मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा इस 20,000 के ऊपर और इस 10,000 के ऊपर, टोटल हो गया 30,000। तो आप इस 30,000 के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, दैट विल गिव मी 3,000 रुपीज। व्हाट 10%? Why 10%? Because it is a case of furniture। और रूल नंबर 5 हमें बताता है कि फर्नीचर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो होगा 10%। हालांकि पर्सनली स्पीकिंग जितनी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मेरे को है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे लॉ मेकर्स की तरफ से थोड़ा सा गलती है। वो ये गलती है कि फर्नीचर पे आप 10% दे रहे हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्नीचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए, रेसिडेंशियल फर्नीचर और नॉन रेसिडेंशियल फर्नीचर। रेसिडेंशियल फर्नीचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए और नॉन रेसिडेंशियल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग का केस है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 10-12 साल पहले, शायद और ज़्यादा, आज से 10-12 साल पहले ऐसा ही होता था। फर्नीचर के दो ब्लॉक्स बना करते थे, रेसिडेंशियल फर्नीचर अलग था, नॉन रेसिडेंशियल फर्नीचर अलग हुआ करता था। बट देन गॉड नोज विच सेंस प्रिवेल्ड एंड इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया। और क्यों मर्ज किया मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। बट देन चलो कोई बात नहीं, आगे की बात। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर होगा बी, 3,000 पे इज द आंसर। देन आप आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे। एग्जामिनर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 86 में? एग्जामिनर कहता है कि WDV ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। तो उसका ओपनिंग WDV जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज़ का। ईयर के स्टार्टिंग में 320। नीचे अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है 320 ओपनिंग WDV मैंने दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि एक सेकेंड हैंड मशीन है जिसको परचेज किया गया है 50,000 रुपये का 1 सितंबर को, 1 सितंबर। तो अगर आप 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक की बात करते हैं तो इट इज़ पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज। अब क्योंकि ये 180 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज़ है तो उसके ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये 50,000 रुपये उसने परचेज कैसे किया है? थ्रू एन अकाउंट पे चेक, बट पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर 22। चलो अब आगे मजेदार बात। तो परचेज करा था सितंबर में और पुट टू यूज हो रहा है नवंबर में। इसका मतलब ये हो गया कि जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हाफ रेट के ऊपर चार्ज होगा, वो फुल रेट पे नहीं होगा। दैट विल बी ऑन द हाफ रेट, क्योंकि नवंबर 22 में उसको पुट टू यूज किया गया है। ड्यूरिंग जनवरी 23 अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है,
तो आपने जो 50,000 रुपये का खरीदा उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 लाख का बेचा आपने उसको लेस कर दिया, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचा? 320 प्लस 50 इज 370 माइनस 2 लाख इज 170, तो आपके पास क्लोजिंग अमाउंट बच रहा है 1,70,000 रुपीज़ का। आगे चलते हैं। एग्जामिनर कहता है द डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट डेट 23-24 वुड बी, कितना डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज होगा? बहुत आसान है, आपको मैंने अपनी बुक के अंदर भी लिख के दिया हुआ है, क्लास के अंदर भी लिखवाया है कि जब आपकी क्लोजिंग वैल्यू न्यू एसेट की वैल्यू से ज़्यादा होता है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर क्लोजिंग वैल्यू है 170 और न्यू एसेट की वैल्यू थी 50,000 रुपये, जब कभी भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू न्यू एसेट की वैल्यू से ज़्यादा होती है तब आप उस क्लोजिंग वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वहाँ पे न्यू एसेट की वैल्यू को आप अलग करते हैं और जो बाकी के पुराने एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को आप अलग करते हैं। अब इस सिचुएशन में भी हमने ऐसे ही किया, 170 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 50 को अलग किया और 120 को हमने अलग कर दिया। जो 50 का नया एसेट है उसके ऊपर आप हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि पुट टू यूज इज फॉर लेस देन 180 डेज। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो पुराना एसेट है, उस पुराने एसेट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरे 18,000 के हिसाब से, मतलब पूरे रेट के हिसाब से, और हमारा जो क्लोजिंग WDV आता है वो आता है 148,250। तो 148,250 हमारे पास आ गया, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कितना है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 18,000 प्लस 3,750, 8, 18 और 3 21, 21,750 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। सो आर आंसर इज ए, 21,750। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 87 में एग्जामिनर कहता है, जो कि मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था 2 नंबर का, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 44AB। 44AB में किसको अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपल्सरी है, हम लोगों ने ये डिटरमिन करना है। पॉइंट नंबर 1, एन SSC हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एक ऐसा SSC जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करा है, एंड हिज टर्नओवर फॉर द करंट ईयर इज 200 lakhs, दैट इज 2 करोड़, and out of the total turnover more than 5% turnover is in cash। अब देखिए, मान लीजिए अगर इसने यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करा होता, तो एक बार डिबेट आ सकता था कि क्या इसको अपना ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना, लेकिन एग्जामिनर ने तो साफ साफ कह दिया कि इसने अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं करा है। अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं कर रहा है और उस सिचुएशन में टर्नओवर इसका 100 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर उसका टर्नओवर 5% से ज़्यादा है कैश में और 200 लाख से ज़्यादा अगर इसका टर्नओवर मतलब 100 लाख से ज़्यादा है, तो उसका फिर टर्नओवर ज़रूरी, इसका जो ऑडिट है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर 5% लिमिट सेटिस्फाई हो जाती तो यहाँ पे 200 लाख की जगह 1,000 लाख दैट इज 10 करोड़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1 है ऐसी है जहाँ पे आपको अपना ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा। सेकेंड, अ प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 50 लाख रुपीज एंड हु डिक्लेयर्स हिज प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर 44 ADA। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल है और उसका जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए है, इसके लिए वो 44 ADA फॉलो कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। अगर वो 44 ADA फॉलो करता है तो उसको अपना ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा ही इस केस में हो रहा है। एग्जामिनर 44 ADA फॉलो कर रहा है जो SSC है, इस वजह से इसको अपना ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो फर्स्ट केस में ऑडिट होगा लेकिन सेकंड केस में ऑडिट नहीं होगा। थर्ड केस में देखते हैं।
एन एसएससी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 150 लाख रुपए, दैट इज 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, और वो अपना प्रॉफिट एंड गेन 4480 में डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। 2 करोड़ से कम है, और 2 करोड़ से कम होने पे वो अगर 4480 फॉलो कर रहा है, तो अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करता है तो फिर उसको अपना ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ पे भी थर्ड में भी ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, a lawyer having a gross receipts of 40 lakh rupees during the previous year and who claims his profits and gains from legal profession to be 40% of the gross receipts, यहाँ पे फंस गया ये बुरी तरह। लॉयर की बात हो रही है तो लॉयर 44ADA में आता है। 44ADA ये कहता है कि साहब अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम का है, जैसे इस केस में है 50 लाख से कम का टर्नओवर है, और आप उस केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करो, तो 50% अपनी इनकम दिखानी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप 50% की इनकम शो नहीं करते हैं, 50% से कम शो करते हैं, तो फिर आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 40% आ रहा है, जो कि 50% से कम आ रहा है। इस वजह से टैक्स ऑडिट इस केस में भी कंपलसरी है। सेक्शन 44AB का टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। फिफ्थ, an individual who has opted for presumptive taxation scheme under 44AD during the previous year, however his total income for the said year is only 2 लाख रुपीस। तो भाई अगर उसकी इनकम भी 2 लाख रुपए की है तो उसको यहाँ पे भी अपना ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो 5 केसेस में से सिर्फ 2 केसेस हैं जहां ऑडिट होगा। दे आर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4 में ऑडिट होगा। इसके अलावा आपको और कहीं पे भी ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स का रीज़न नीचे सोल्यूशन में दिया हुआ है। देन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ May 2019, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब ब्रिलियंटली डिजाइन क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है ABC कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स। बुक प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000 रुपये का, और इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि ये जो बुक प्रॉफिट है this is before setting off of unabsorbed depreciation and before setting off of brought forward losses. Brought forward unabsorbed depreciation दिया हुआ है 120 का, brought forward business loss दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का। एग्जामिनर आपसे पूछता है what amount of remuneration is allowable under section 40B from book profits. Now मैं आपको बड़ी ईमानदारी की बात बताता हूँ। जिस समय मई 2019 में ये क्वेश्चन आया था, मॉक टेस्ट आया था, तो सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे और सब जगह पे ये क्वेश्चन सर्कुलेट होने लग गया। सर्कुलेट क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न था कि जो आंसर सी इंस्टीट्यूट ने दिया था वो आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैच नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर ये बात निकलनी स्टार्ट हुई कि इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, जबकि हालांकि ऐसा है नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, लेकिन स्टूडेंट्स का आंसर मैच नहीं हो रहा था। अब स्टूडेंट्स का आंसर मैच नहीं हो रहा तो पहला तरीका तो ये है कि वो अपने फैकल्टी मेंबर से बात करेगा, अपने टीचर से बात करेगा। माफ़ी चाहूँगा ये बोलने के लिए कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स के भी आंसर मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आंसर ही गलत है, जबकि ऐसा था नहीं, आंसर 100% ठीक था। जब सोशल मीडिया में मैंने ये देखा कि इस क्वेश्चन का सर्कुलेशन है और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आई स्टार्टेड रेजिंग माई वॉइस एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि ये क्वेश्चन 100% ठीक है, आंसर 100% ठीक है। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका लगेगा। जब तक आप उस अलग तरीके को फॉलो नहीं करेंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए ज़रा देखें वो अलग तरीका क्या है। मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अपने हाथ से। देखिए, यूनिक क्वेश्चंस रिक्वायर यूनिक सॉल्यूशंस और यूनिक मेथड्स हमें यहाँ पे चाहिए होंगे चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास कहाँ गया भाई? मई 2019 का क्वेश्चन था। कहाँ गया? अरे
सरप्राइजिंग, क्वेश्चन मिस हो गया, गायब हो गया, नहीं ये रहा क्वेश्चन। अब दोबारा से पढ़िए, कहता है एग्जामिनर कि जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट है 2,50,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे लिखा बुक प्रॉफिट 2,50,000। एग्जामिनर कहता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है 120 का और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक हो क्या। एक डेप्रिसिएशन है 120 का और लॉस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। अब आप सबको ये बात याद होनी चाहिए, कि जब हम लोग बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन निकालते हैं, मतलब अमाउंट निकालते हैं या बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन ये कहती है कि आप सारी एडजस्टमेंट्स करें सेक्शन 28 से लेके 43C की, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन की सारी आप एडजस्टमेंट्स करें। आपने जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो 28 से लेके 43C के बीच में जितनी एडजस्टमेंट्स आती है वो सारी एडजस्टमेंट्स आपने करनी है। अब जरा सीखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या है। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का सेक्शन है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसका सेक्शन क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का सेक्शन है सेक्शन 72। तो इससे हमारा मतलब ये हो गया कि जब हम लोग बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को लेस करना अलाउ किया जाएगा, ठीक होगी बात। इसको आपने लेस नहीं करना, लेकिन इसको आपने लेस करना है। लेकिन एक और हमारा प्रिंसिपल है, ये है कि अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके पास लॉसेस भी गिवन हो, डेप्रिसिएशन भी गिवन हो ब्रॉड फॉरवर्ड, तो आप पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को लेस करिए, डेप्रिसिएशन को आप बाद में लेस करिए। रीजन ये है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसको बाद में से कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है इसकी लाइफ सिर्फ 8 साल की है, तो इसकी लाइफ पहले खत्म हो जाएगी लॉसेस की, तो आप पहले लॉसेस को एडजस्ट करें और उसके बाद ही आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करें। दैट मीन्स आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो आप पहले लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन कहती है कि डेप्रिसिएशन को आपने एडजस्ट करना है, लॉस को आपने एडजस्ट नहीं करना। दैट मीन्स दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन क्या है? इस कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन ये है कि आपने इस तरीके से समझदारी से काम करना है कि आप दोनों बातों को इंप्लीमेंट कर सके। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहां पे लेस कर दीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। कितने का दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस? मेरे ख्याल से 2 लाख का दिया हुआ है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है आपको 2 लाख का, ठीक है। तो 2 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आप यहां पे लेस कर दें। आपके पास क्या बचा? 50,000। अब आप यहां पे लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। कितना लेस कर पाएंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है 120 का, लेकिन आप लेस कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे सिर्फ 50, इससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा करके अब आपके पास जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कितने का है? ये प्रॉफिट है 0। नाउ जब आपने लॉसेस को लेस किया और बाद में आपने डेप्रिसिएशन को लेस किया, तो जो टैक्स का प्रिंसिपल था आपने वो तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन बुक प्रॉफिट की ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आपने अनसेटिस्फाई छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अब बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर देते हैं। बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन ये कहती है कि आपने डेप्रिसिएशन को तो लेस करना है, लॉस को लेस नहीं करना। कोई बात नहीं यार, लॉस जो ऑलरेडी हमने लेस कर दिया था उसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो लेस करना अलाउड नहीं है तो आप उसे ऐड बैक कर दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो 2 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया। नाउ दिस इज एक्चुअल बुक प्रॉफिट। एक्चुअल बुक प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 2 लाख रुपए का। अब अगर आपने एक बार बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद तो आसान है, फिर तो एग्जामिनर कहता है कि आप उसका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करो कितना है। तो आओ जरा रेम्यूनरेशन के बारे में देखें, क्या कहीं पे कुछ रेम्यूनरेशन के बारे में बात हो रही थी?
पूरे क्वेश्चन में नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रेम्यूनरेशन की बात नहीं हो रही थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, इस बुक प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अप टू फर्स्ट 3 लाख। अब 3 लाख तो है नहीं मेरे पास, तो मैं 2 लाख लिख दूंगा। और बैलेंस कितना है मेरे पास, बैलेंस है 0। तो अप टू फर्स्ट 2 लाख रुपीज पे क्या करेंगे, आप लेंगे हायर ऑफ, किस किस का हायर लेंगे आप, पॉइंट ए, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, दैट विल गिव मी 180, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 150। और बैलेंस पे लेते हैं 60%, तो 0 का 60% विल बी 0। तो अगर मैं टोटल रेम्यूनरेशन की बात कर दूं तो टोटल रेम्यूनरेशन विल बी 180। सो द बुक प्रॉफिट इज 2 lakhs एंड द रेम्यूनरेशन इज 180। अब आप देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा यहाँ पे। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच इज अलाउबल अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी फ्रॉम द बुक प्रॉफिट। आंसर इज बी 180। आंसर 100% ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ योर एग्जाम, दिस इज द लेवल ऑफ योर एग्जाम, जो कि आप अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी से सम हार्श वर्ड्स, skip your exam and then try for your next exam. But whenever you go and sit in the exam, go with 100% preparation, no half measures, no half measures please. मैं हमेशा समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि can a lady be a half pregnant? Answer is no. Either a lady is a pregnant or she is not a pregnant. There is no halfway between it. ऐसे नहीं कि यार आधा प्रेगनेंसी या आधी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता ना। Either a lady is a pregnant or she is not a pregnant. That way, either you are prepared for the examination or you are not prepared for the examination. That's it. बीच का रास्ता ही नहीं है कुछ भी। बड़ी अजीब सी बातें स्टूडेंट्स करते हैं, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, एग्जाम कैसा आता है। हाउ स्टूपिड। सर मैं 2 पेपर दे देता हूँ, शायद मेरी एग्जामिशन आ जाए। स्टूपिड। ऐसे नहीं होता है। द थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। Either you are prepared or you are not prepared. There is no way that I am half prepared. A lady cannot be half pregnant. चलिए कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मॉक टेस्ट नवंबर 2019 का 1 नंबर का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मैच द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, मैच द फॉलोइंग करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10, 40, 100, 15। हम सबको ये बात पता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी 40%। तो 100 तो हो नहीं सकता, तो 100 को तो आप एलिमिनेट कर दो। 100 तो गया बिल्कुल पिक्चर से बाहर। अब वो कहता है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑयल वेल्स। हमें कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में पता है। जो कमर्शियल बिल्डिंग है एम, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, तो एम का हो गया 4। ऑयल वेल्स नहीं, मैंने गलत कर दिया। जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसका है 10%, तो वो आएगा 1। जो ऑयल वेल्स है, ऑयल वेल्स को प्लांट एंड मशीनरी माना गया है, तो ऑयल वेल्स के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो एन का 4। तो ऑब्वियस सी बात है जो एल है वो एल का बना 2। तो M1 N4 L2, ये कॉम्बिनेशन देख लो कहाँ पे आता है। LMN, L का 2 A में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है। L के बाद M का 1, तो M का 1 जो है वो फिर A में आ रहा है, तो A इज आर करेक्ट आंसर। मॉक टेस्ट नंबर 2019 नवंबर 1 मार्क। एग्जामिनर कहता है मिस्टर कुणाल इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। डॉक्टर है साहब, डॉक्टर।
He is a doctor by profession and he is engaged in the medical practice for last 15 years. His gross receipts for the profession of financial year 1920, 2021, 21-22 were 2 lakh rupees, 16 lakh rupees and 18 lakh 50,000 rupees respectively. कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 सालों में हर साल डॉक्टर का जो टर्नओवर है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है। याद करो, मैंने क्लास के अंदर आपको सलमान खान शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल करवाया था। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है और पिछले 3 सालों में हर साल उसका टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो करंट ईयर के अंदर उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होंगी विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 6F. Now he being a doctor, he has to maintain all books of accounts. Additionally उसको 2 extra books of accounts maintain करनी है. One, the medicine register, जो डेली बेसिस का मेडिसिन रजिस्टर है, और दूसरा जो डेली बेसिस का केस रजिस्टर है. तो स्टॉक का मेडिसिन रजिस्टर एंड देन डेली केस रजिस्टर. तो यहाँ पे वो कहता है एग्जामिनर, further Kunal follows cash system of accounting, determine which of the following books of accounts and the documents are required to be kept and maintained by Kunal for the current assessment year 23-24. Cash book, journal, inventory of the stocks of drugs and medicines, daily case register. My answer is all. तो B is my correct answer. 1, 2, 3 and 4 सब कुछ मेंटेन करना जरूरी है. Going to the next question, that is mock test November 2019. 2 नंबर का क्वेश्चन था. एग्जामिनर कहता है, Mr. Shahid is a wholesale supplier of dyes and provides you with the following details of the following cash payments he has made throughout the year. तो कुछ कैश पेमेंट्स इसने करी हैं, उन कैश पेमेंट्स की डिटेल्स वो आपको दे रहा है. एक होलसेल सप्लायर है और जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. कहता है 12 जून 2022 को लोन की रीपेमेंट करी है 27,000 रुपये कैश में, जिसको लिया गया था बिजनेस पर्पसेस के लिए अपने एक दोस्त कुणाल से. द रीपेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 5,000 रुपये. नाउ बी केयरफुल, आपने 27,000 के प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं चेक करना. रादर 27,000 के अंदर 5,000 हटा दे तो 22,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है. लायबिलिटीज को हम लोग कभी नहीं चेक करते, हम तो चेक करते हैं एक्सपेंसेस को. तो 5,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर 10,000 से कम का है. दिस इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पूरे का पूरा 5,000 रुपये डेबिट करना अलाउड है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 10,000 रुपीज इज मेड टू एन इलेक्ट्रीशियन टू अनफोर्सीन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एट अ शॉप. कोई बात नहीं, एग्जैक्ट 10,000 है, इट इज ऑल्सो अलाउड टू बी डेबिटेड. 10,000 से ज़्यादा होता तो डिसअलाउ करना पड़ता. यहाँ पे एग्जैक्ट 10,000 पे है, इवन दिस इज अलाउड टू बी डेबिटेड. ऑन 28 फरवरी 2023 परचेज मेड इन कैश फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर इज 13,500. तो कैश में अगर आपने कुछ परचेज करा है 13,500, इसको आप डेबिट नहीं कर पाएंगे. चाहे आप किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करो या अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का. What will be disallowance under section 40A subsection 3 if any if Mr. Shahid opts to declare his income as per the provision of 44AD. लो जी, unnecessary एग्जामिनर ने इतना उलझा दिया. एग्जामिनर कहता है कि साहब अगर वो 44AD फॉलो करता है तो बताओ सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में हम कितना डिसअलाउ करेंगे. अरे भाई 1 रुपये का भी डिसअलाउंस नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति 44AD फॉलो कर रहा है, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है, तो सेक्शन 28 से लेके 43C के बीच में सारे सेक्शंस का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये मान लिया जाएगा. इस वजह से अलग से आप कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे, तो आंसर विल बी 0. आप कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे. 92 मॉक टेस्ट ऑफ नवंबर 2019, 2 नंबर का. एग्जामिनर कहता है ये रिपीट हो गया. हाँ रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं.
दिस हैज बीन रिपीटेड, कोई बात नहीं, चलो इसे काट देते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 93 मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ May 2021, 2 मार्क्स। एग्जामिनर कहता है Mr. C, age 35 years, is a working partner in BCD, a partnership firm with an equal profit sharing ratio. During the current assessment year 23-24, the firm has paid a remuneration to Mr. B, Mr. C and Mr. D. तो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे करा है, जो कि तीनों वर्किंग पार्टनर्स हैं ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और रेमुनरेशन दिया है 2 लाख रुपए ईच का। The firm has paid interest on capital of 1,20,000 rupees in toto to all 3 partners and the same is within the prescribed limit of 12%. टोटल का मतलब होता है इन टोटलिटी। तो टोटलिटी में 1,20,000 रुपये का इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है, जो कि विद इन द लिमिट ऑफ 12% है, जो हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 12% मैक्सिमम है एज पर द पार्टनरशिप डीड। द फर्म हैड अ लॉस ऑफ 1,12,000 रुपये आफ्टर डेबिटिंग रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे रेमुनरेशन के अमाउंट को डेबिट किया जा चुका है, जिसको डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाता है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। Remuneration and interest on capital are authorized by the partnership deed. You, being a chartered accountant of Mr. C, are in the process of computing the total income. What would be the taxable remuneration from the partnership firm? ठीक है, तो पहले पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेशन करना होगा हमें। पार्टनरशिप फर्म के लिए जो आपको लॉस गिवन है वो है 1,12,000 रुपये का। पहले आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय रेमुनरेशन को आपको डिसअलाउ करना होगा। तो 6 लाख का रेमुनरेशन डिसअलाउ किया, तो हमारे पास जो बुक प्रॉफिट आया वो आ गया 4,88,000 का। इस 4,88,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 3 लाख रुपये अलग कीजिए, बैलेंस अलग कीजिए। 488 में से अगर मैं 3 लाख को अलग कर दूं तो मेरे पास बैलेंस बच गया 188 का। 188 के ऊपर 60% का आपने लगाना है, जो अमाउंट लगेगा रेमुनरेशन का। तो 188 का 60% कम्स टू 1,12,500। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1,12,500, जिसको आप याद रखिएगा, या फिर इसे मेमोरी में डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बच गया कितना, 3 लाख। उस 3 लाख का 90% या 1,50,000 पे विचएवर इज हायर। तो 3 लाख का 90% कम्स टू 270। तो मैंने 270 ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आता है, मैंने 270 ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आता है 3,82,800, 3,82,800। ये रहा 3,82,800। अब इस 3,82,800 को आप कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल रेमुनरेशन, जो कि एक्चुअल रेमुनरेशन आपको गिवन है। एक्चुअल रेमुनरेशन गिवन है वो कितना है, 2 लाख रुपीज़ ईच। तो 3 लोगों का 6 लाख रुपए हो गया। आपने 6 लाख के साथ कंपेयर करा, जो लोअर अमाउंट है वो है 3,82,800। आपने 3,82,800 का रेमुनरेशन लेस करा आउट ऑफ द बुक प्रॉफिट ऑफ 488। तो आपके पास जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया वो आ गया 1,05,200 रुपीज़। इस 1,05,200 रुपीज़ के ऊपर कौन पे करेगा इनकम टैक्स? द इनकम टैक्स विल बी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक बार इनकम टैक्स पे कर देगा, तो जो टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट का क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अब हम लोग सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया रहेगा फॉर द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के लिए 2 चीज़ें टैक्सेबल हैं। क्या क्या 2 चीज़ें टैक्सेबल हैं? पहला, पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा रेमुनरेशन का पैसा, और दूसरा टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट का पैसा। रेमुनरेशन का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट का तो ठीक है, 40,000 ईच आ गया, क्योंकि 120 का वो इसने इंटरेस्ट पे करा है, तो 120 अगर है तो ये मान के चले कि तीनों का इक्वल है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि जो रेमुनरेशन है वो रेमुनरेशन हम लोग कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। रेमुनरेशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द रेमुनरेशन रेशियो।
रेम्यूनरेशन रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें रेम्यूनरेशन रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और हम लोग अगर रेम्यूनरेशन रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो हमारा रेम्यूनरेशन रेशियो आता है, शायद दिया भी होगा आपको, शायद दिया भी होगा, नहीं 2 लाख रुपीज़ ईच दिया हुआ, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो नहीं दिया हुआ रेम्यूनरेशन दोनों का नहीं दिया हुआ वो जो है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो 1:1:1 की रेशियो में आप उसको डिवाइड कर देंगे, 1:1:1 की रेशियो में आप उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो आपके पास अमाउंट आ जाता है वो आता है 127,600, 127,600 एंड 127,600। इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 का आप जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाता है 167,600 ईच। अब आप देखिए एग्जामिनर ने क्या मांगा था, एग्जामिनर ने आपको कहा था कि व्हाट वुड बी हिज टैक्सेबल रेम्यूनरेशन, सिर्फ टैक्सेबल रेम्यूनरेशन मांगा है, तो दैट इज 127,600, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। देन मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 ऑफ नवंबर 2021, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है के इज अ वर्किंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑन बिहाफ ऑफ हिज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली and Hindu undivided family has contributed 3 lakh rupees as the capital contribution। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, लेकिन उस एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर के। बी केयरफुल, के रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनर कौन है, एचयूएफ इज अ पार्टनर, लेकिन एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन करेगा, के एचयूएफ को रिप्रेजेंट करेगा। आगे, अपार्ट फ्रॉम दिस के हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 रुपए टू द फर्म इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। याद रखिएगा, जो के है उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, दैट इज नॉट एज अ पार्टनर बट एज अ आउटसाइडर, उसने 50,000 रुपए का लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को। द फर्म पेज इंटरेस्ट एज पर द मार्केट रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल एज वेल एज लोन। यहाँ पे आ गई बात, जो लोन है वो लोन तो किसी आउटसाइडर से लिया हुआ है, तो वहाँ पे तो 15% चल जाएगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर 15% का अमाउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा वो होगा 12% के हिसाब से इंस्टेड ऑफ 15%। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शैल बी अलाउड टू द पार्टनरशिप फर्म व्हाइल कैलकुलेटिंग द बिजनेस इनकम अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 लाख तो कैपिटल का अमाउंट है, 3 लाख के कैपिटल के ऊपर 12% के हिसाब से 36,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, और 50,000 रुपये लोन का अमाउंट है जो कि एक आउटसाइडर का अमाउंट है, तो 50,000 का 15% के हिसाब से 7,500 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो टोटल आता है वो आता है 36,000 प्लस 7,500, दैट इज 43,500। यस, नीचे आंसर में भी यही दिया हुआ है 43,500, मेरा आंसर आएगा डी। मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मई 2022, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस्टर राजा इज अ प्रोप्राइटर एंड हैज कमेंस्ड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ न्यू 3-star होटल इन मुंबई ऑन 1st जुलाई 2022। राजा नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक नया 3-star होटल स्टार्ट करा है। He had made a total investment of 7.58 crores till June 2022। तो जून के महीने तक उसने लगभग 7.5 करोड़, उससे ज़्यादा ही है बल्कि 7.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आउट ऑफ दिस टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7.5 करोड़, 1.5 करोड़ वर यूज फॉर परचेज ऑफ लैंड इन द ईयर 2022-2023। तो 1.58 करोड़ जो लैंड के लिए है, इसका हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। लैंड का डिडक्शन कभी नहीं मिलता, लैंड अप्रिशिएट होती है, इस वजह से उसकी वैल्यू पीएल अकाउंट में नहीं जाती। और फिर वो एग्जाम्पल कहता है 470 करोड़ वर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग होटल एंड बैलेंस 130 करोड़ वर यूज फॉर परचेजिंग फर्नीचर इन द ईयर 2022-2023। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 4.7 ये वाला है और फर्नीचर का 1.3 है।
आपको इन दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। सो दिस विल कम टू व्हाट, दिस विल कम टू 6 CR। ये 6 करोड़ रुपए का अमाउंट बन गया, आपको 6 करोड़ का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा। एग्जामिनर कहता है ही वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD as he has satisfied all conditions prescribed under 35 AD. His profits and gains of business for the previous year 22-23 is 50 lakh rupees before claiming deduction of 35 AD. अब देखो कितनी अजीब सी बात है, जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 6 करोड़ का, जबकि प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 50,000 का, 50K लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल 5.5 करोड़ का अमाउंट है लॉस का, इसका आप क्या करेंगे, दिस लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड। नाउ एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है ही वांट्स टू फाइल ITR ऑन 12th of December 2023 हाउ मच डिडक्शन मिस्टर राजा कैन क्लेम इन द करंट असेसमेंट ईयर एंड लॉसेस व्हिच ही कैन कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो आसान था, मैंने आपको करवाई दिया है। वो टोटल 6 करोड़ का डिडक्शन ले सकता है, और 6 करोड़ का डिडक्शन जब वो लेगा तो 5.5 करोड़ के लॉसेस आएंगे, 5.5 करोड़ के लॉसेस को वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो आंसर में क्या आएगा साहब, पॉइंट नंबर ए, ही कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 7.58 करोड़, गलत है, नहीं कर सकता। बी, he can claim deduction of 6 crore from his business income and can carry forward the loss of 550 crore, बिल्कुल ठीक है, B is the correct answer। C पढ़ते हैं, he can claim deduction of 6 crore and his business income and cannot carry forward the loss of 550, गलत है। he can claim deduction of 7.58 crore, गलत है। तो आंसर is B, B is the correct answer। Then mock test number 1 of latest examination May 2023 examination, 2 marks। एग्जामिनर कहता है Mr. C, aged 35 years, is a working partner of BCD partnership firm with equal profit sharing ratio. During the current assessment year 23-24, the firm has paid remuneration to Mr. B, C and D, being the working partners of the partnership firm, of 2 lakh rupees each. The firm has paid interest on capital of 120, 1,12,000 पे आफ्टर डेबिटिंग। ये तो सेम क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले किया था, ये तो भाई सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। यस, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जी जो भी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने। ये रहा क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया ये जो क्वेश्चन था। तो मतलब ये आप ये देखिए, आपको इससे ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एंड रिपीटेशन में मैंने ये वाला पूरा फाइल खुद कंपाइल करा, उसके बाद हाँ ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है ये वाला जो मॉक टेस्ट 2 है, एंड मॉक टेस्ट MTP ऑफ मे 2023। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ ये, आप देखिएगा मॉक टेस्ट 21 मई 2021 का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मई 2023 में रिपीट कर दिया इन्होंने। तो चलो कोई बात नहीं, रिपीट हुआ से हुआ, हम आगे चलते हैं यहाँ से। दिस इज ऑल्सो ऑफ मे 2021, ठीक। नेक्स्ट, एग्जामिनर कहता है मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ मे 2023, अप्रैल के महीने का, इसी महीने का, एंड मई 2019 का RTP। Messrs. ABC is an eligible SSC following mercantile system of accounting, carrying on the eligible business under section 44 AD, provides you the following details for the current assessment year. Total turnover is 130 lakh rupees. Out of the above, 25 lakh rupees was received by an account pay check. याद रखिएगा अकाउंट पे चेक है तो 6% यहाँ पे अप्लाई होगा। 50 लाख रुपीज इज रिसीव्ड बाय कैश, 8% आ जाएगा।
25 lakh रुपए is received by an account paying bank draft before the due date of filing of ITR relevant for the current assessment year, इसका भी 6% आ जाएगा. And 30 lakh rupees was not received till due date of filing of ITR relevant for the current assessment year, तो आप इसके ऊपर 8% अप्लाई कर देंगे. What will be the amount of deemed profits under section 44 AD? तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि नीचे सोल्यूशन में भी मैंने आपको दिया हुआ है, सोल्यूशन में भी दिया हुआ है, जो अकाउंट पे चेक है उसका 6% लग जाएगा, जो कैश है उसका 8% लग जाएगा, जो अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट है 6% लग जाएगा, और जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है वो 8% के हिसाब से जाएगा, तो टोटल आ जाता है 940. तो आर आंसर इज डी, 940 is the correct answer. One of the good questions that appeared in our RTPs and MTPs. RTP of May 2023, again one good question was there, a controversial question was there, but then चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा ये ट्रिकी है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग फाइनल में जाके पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं. हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट में सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना चाहते. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, अ डॉटेड लाइन टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल. बट ये जो क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए तो अनफॉर्चुनेटली हम वो जो लाइन है डिमार्केशन की, उसको हम लोग जंप करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है. देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए या ऐसा कंसेप्ट एग्जाम में नहीं आना चाहिए. Mr. A is engaged in the retail trading of toys, has acquired a motor vehicle for 4 लाख रुपीस. मोटर व्हीकल ए 4 लाख रुपए की परचेज करी है ऑन 20 अगस्त 2020. 20 अगस्त 2020 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 2021, एंड इट वाज पुट टू यूज ऑन 4 अक्टूबर 2021. तो 4 अक्टूबर 2021 को पुट यूज किया, तो 4 अक्टूबर 2021 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021-2022. 4 अक्टूबर का मतलब है लेस देन 180 डेज. कैलकुलेशन करके देखिएगा, यू विल कम टू नो कि लेस देन 180 डेज. एंड अनदर मोटर व्हीकल बी वाज परचेज फॉर 3 लाख रुपीज ऑन 19th of February 2021. अगेन ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा, अगेन ये वाला फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, एंड इट वाज पुट टू यूज ऑन 3 सितंबर 2021. तो 3 सितंबर का मतलब है बिफोर 3 अक्टूबर, और इस वजह से इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. ऑन 1 अप्रैल 2021 मिस्टर ए took a vehicle loan for 5 lakh rupees at 10% per annum and acquired a motor vehicle C for 5 lakh rupees on 31st of May 2021. ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है. मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी एसेट को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उस लोन के इंटरेस्ट अमाउंट का आपने क्या करना है, एसेट को पुट टू यूज करने से पहले का जो टाइम पीरियड है, आई रिपीट, एसेट को पुट टू यूज करने से पहले का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना करते हुए आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1. और एक बार एसेट आपका परचेज हो जाता है, पुट टू यूज हो जाता है, पुट टू यूज करने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे, आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे. यहाँ पे ऐसा ही है. लोन लिया है अप्रैल में और एसेट एक्वायर किया है मई में, जिसको पुट टू यूज किया है जून में. तो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे, और जून के बाद का जो इंटरेस्ट होगा आप उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. ऑन 30th July 2022 द सेम व्हीकल C was sold for 550 and was reacquired it back on 28th of August 2022 for 6 लाख रुपए. एक एसेट को बेचा 5.5 लाख का,
और कुछ समय बाद उसी एसेट को वापस खरीद लिया 6 लाख रुपए का। ना ये जो री एक्विजिशन ऑफ एसेट है, ये वाला कंसेप्ट मैं कह रहा था सीए फाइनल में, इंटरमीडिएट में ये कंसेप्ट हमें नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमें कहीं ना कहीं एक डॉटेड लाइन खींचनी होगी कि साहब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये फिर सिलेबस में नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। डॉटेड लाइन की एक तरफ इंटरमीडिएट है और दूसरी तरफ फाइनल है, और अगर हम लोग वो डॉटेड लाइन नहीं खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी और बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। किस लेवल तक जाके पढ़ना है ये पता ही नहीं चलेगा। तो आई स्टिल सीरियसली बिलीव दैट दिस होल क्वेश्चन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। एक तो आपने स्टूडेंट को तंग कर दिया पुट टू यूज वाले कंसेप्ट के साथ, एक आप उसको तंग कर रहे हो इस कंसेप्ट के साथ कि साहब वो एसेट उसने परचेज बैक कर लिया है। अब परचेज बैक के केस में हम लोग उसको ब्लॉक के अंदर कैसे शो करेंगे, उसका एक प्रॉपर तरीका है, वो तरीका भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिर एग्जाम्पल कहता है अज्यूमिंग द अबव मेंशन्ड एसेट्स आर द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स ऑफ मिस्टर ए, व्हाट वुड बी द टोटल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर द करंट असेसमेंट। मार दिया बुरी तरह बच्चे को। 3 अलग अलग साल का डाटा है, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड देन फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2 एसेट्स खरीदे हैं। मोटर व्हीकल ए परचेज करा है, मोटर व्हीकल बी परचेज करा है। परचेज करा है, पुट टू यूज नहीं करा। अब पुट टू यूज नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक बात है, लेकिन ब्लॉक के अंदर तो डालोगे, ब्लॉक के अंदर तो शो करोगे। इस वजह से हमने इन दोनों एसेट्स को ब्लॉक के अंदर शो करा, लेकिन उन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा सिंस दे आर नॉट पुट टू यूज। सिंस दे आर नॉट पुट टू यूज आप उनको ब्लॉक के अंदर डालोगे लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू विल बी 7 लाख रुपए। जो ओपनिंग वैल्यू तो थी नहीं, तो जो एसेट्स को परचेज करा वही क्लोजिंग वैल्यू बन जाती है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर बन जाती है, आप ऐसे कह लीजिए। नाउ अगले साल की ओपनिंग वैल्यू 7 लाख। आपने जो एक एसेट और परचेज करा वो प्लस जो लोन का इंटरेस्ट रेट है 3 महीने का, अप्रैल मई जून 3 महीने का, उनको ऐड करके कॉस्ट ऑफ द एसेट बन जाता है 5,12,500। आपने टोटल वैल्यू निकाली और टोटल वैल्यू के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया। अब प्लीज यहाँ पे आर्गुमेंट मत करना कि सर एक एसेट तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज था। कोई बात नहीं, जब आप एसेट को किसी एक फाइनेंशियल में परचेज करके नेक्स्ट फाइनेंशियल में पुट टू यूज करोगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल में आपको हमेशा फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, इवन दो इट वॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ये कंसेप्ट भी आपके साथ क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब आप देखिए इस एक छोटे से एग्जाम्पल के अंदर कितने सारे कंसेप्ट आ गए। देन हम लोग चले तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वैल्यू आ गई 1,030,65। यही वैल्यू करंट ईयर की वैल्यू बन जाती है ओपनिंग 1,030,65। करंट ईयर के अंदर जब एसेट को री एक्वायर करा तो री एक्विजिशन की केस में कॉस्ट क्या माना जाता है? री एक्विजिशन में कॉस्ट माना जाता है एक्चुअल री एक्विजिशन कॉस्ट या फिर जो एसेट आपने बेचा था उस एसेट में से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता, अगर एसेट ना बेचा होता तो कितना डेप्रिसिएशन उसके ऊपर मिला होता, वो इमेजिनरी डेप्रिसिएशन आप लेस करके उसकी WDV कैलकुलेट करिए। हमने ऐसे ही किया, 5,12,500 की कॉस्ट है, 15% का डेप्रिसिएशन लेस किया इमेजिनरी, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 435,625। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एसेट को हमने ना बेचा होता तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू कितनी होती? 435,625। लेकिन आपने इसको परचेज कितने का किया? 6 लाख का। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 6 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, अब हम आपको डेप्रिसिएशन 435,625 के ऊपर ही देंगे।
फिर करंट ईयर में मशीन बेची है 5.5 लाख रुपए की। एग्जामिनर ने कहा कि उसने एक 5.5 लाख रुपए की मशीन बेची है, ये रहा। तो 5.5 लाख की मशीन जो बेची उसका अमाउंट डिस्कस किया, क्लोजिंग वैल्यू आ गया। क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, आपके पास अगले साल की ओपनिंग वैल्यू आ गई। ओपनिंग वैल्यू द ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग वैल्यू द ब्लॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से आपने ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन करना है। इस बार लेटेस्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का नहीं, सॉरी, आरटीपी का क्वेश्चन है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका सबका जो सॉल्यूशंस है वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। लो, तो इससे यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और कितनी मेहनत आपको करनी होगी। I'll repeat, if you are not fully prepared, don't go for the examination. Go for the examination only when you are fully prepared. Otherwise, don't go for the examination. And how to come to know that you are fully prepared or not fully prepared? I have been telling you this thing time and again. There are certain parameters to decide whether you are fully prepared or you are not fully prepared. They are: 1. Have you completed minimum 3 revisions? Second, have you done minimum 5 years of PYQs? और जब डन की बात करो तो उसको अपने हाथ से सॉल्व करने की बात करो। Have you done RTPs and MTPs, let us say, of minimum 3 years? If you have done all this, then you are fully prepared. If you have not done all this, then bet me you are not fully prepared. And फुली प्रिपेयर्ड ना होने के बाद एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। जैसे भी आपको ठीक लगे, एग्ज़ाम देना है नहीं देना, आप प्रिपेयर्ड है नहीं है, इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ और ये एक रास्ता बहुत सारे टीचर दिखाते हैं कि भाई जितना प्रिपेयर्ड है उतना ही दे दो, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। रबिश। और एक और बात बोलते हैं कि साहब कोई बात नहीं, 2 पेपर दे दो, एग्जामिनेशन ले आओ उसके अंदर। अगेन आई से रबिश। ठीक, तो चलो आज यहाँ तक। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। कैपिटल गेन्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। बाय बाय।